हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है यानी कि सोशल साइंस पेपर 2 है। तो 11 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग जैसे सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, उसके बाद संस्कृत, मैथ्स, हिंदी, सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपका है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं फिर डैश के हासिल सीखते हैं, मतलब कि कौशल सीखते हैं। तो शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे सबसे पहले किस कौशल को सीखते हैं, उसके तत्पश्चात बाद जो है किस कौशल को सीखते हैं वही आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। इसमें बोला जा रहा है कि बच्चे सबसे पहले स्थूल गतिक कौशल सीखते हैं, उसके बाद जो है सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल सीखते हैं। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चे में जो शारीरिक विकास होता है तो सबसे पहले स्थूल गतिक कौशल सीखते हैं, उसके बाद जो है बच्चे सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत जो है बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे कोरी पट्टी है जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है, मतलब कि बच्चे जो है कोरा कागज़ के समान है। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, ये कथन जो है बिल्कुल ही गलत है कि बच्चे जो है कोरे कागज़ के जैसा होता है या खाली स्लेट के जैसे होते हैं। बच्चा के पास जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो स्कूल जाते हैं या विद्यालय जाते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को ले के जाते हैं, इसीलिए बच्चे को कभी भी खाली स्लेट का दर्जा हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे के पास खुद का संस्कृति होता है, बहुत सारे कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे बात करना, सारी चीज़ें उसमें विद्यमान रहता है, इसीलिए वह कोरी पट्टी के समान नहीं होता। अगला है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो छोटे बच्चे जो भी होते हैं वह उद्देश्यपूर्ण प्राणी होते हैं जिनकी खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है कि बच्चे एक सक्रिय जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यानी कि उद्देश्यपूर्ण प्राणी होता है जिनकी अपने खुद की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि विकास के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। देखिए केवल लगा हुआ तो केवल वर्ड आपका नेगेटिव होता है तो गलत हो गया ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। देखिए फिर इसमें भी केवल लगा हुआ तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए आपका थर्ड में क्या है, विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, कम समय के लिए, इस तरह से ये भी आपका नेगेटिव थॉट ही है। चौथा देखिए आपका विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होते रहता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। यदि विकास के संदर्भ में आपको यदि पूछा जाए कि विकास के संदर्भ में एक वाक्य आप लोग बोले तो सबसे सिंपल होगा विकास एक समग्र एवं व्यवस्थित रूप से और निरंतर मतलब कि होते रहने वाला एक प्रक्रिया है। कौन? विकास। तो विकास समग्र और व्यवस्थित रूप से निरंतर होते रहता है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है विकास के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की प्रमुख उपलब्धि है। यानी कि बच्चों में जो है प्रतीक यानी कि सिंबल का जो ज्ञान बच्चों में आ जाता है तो वह किस मतलब की अवस्था में, किस स्टेज में बच्चों में जो है प्रतीकात्मक जो है निर्माण मतलब कि सिंबल का ज्ञान आ जाता है। संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चे जब सेकेंड वाला स्टेज में पहुंचता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 2 से 7 साल का एज होता है, उसमें जो बच्चों में बहुत ही अच्छी तरह से प्रतीकों का ज्ञान, प्रतीकों का निर्माण करने सारा चीज़ जो वह सीख लेता है। तो वही पूछता है कि यह उपलब्धि बच्चों की किस स्टेज में होता है, तो वह सेकेंड वाला जो स्टेज होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 6 या 7 साल का जो एज होता है उसमें बच्चे प्रतीकों को निर्माण करना और उसका उपयोग करना सीख जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ पकड़ने के तरीके को बदल लेता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताना है कि जब वह मतलब कि बच्चे जो है गोलाकार वस्तुओं के जगह अपने मतलब कि इस तरह से समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीके बदल लेती है, तो वह कौन सा प्रक्रिया कहलाता है। तो वह जो है फर्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर समायोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे गोलाकार वस्तु के जगह अब जो है समकोण वस्तुओं तक पकड़ने के लिए अपने हाथ को मतलब कि पहुंचा लेते हैं, तो वह जो है समायोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर, लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास। उसके बाद आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास आपका, जो कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर है आपका, लेव वागोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चे के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें बच्चे के जो सीखने की जो मतलब कि उसके अंदर जो प्रवृत्ति होती है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने के लिए बच्चे में क्या करना चाहिए, किस पर ज़्यादा उन्होंने बल दिया है, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। फर्स्ट है नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी। देखिए नकारात्मक वर्ड है, इस तरह से ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। इनाम देना, अवार्ड देना, प्राइज देना, ये सारे ऑप्शन गलत ही हो जाता है। उसके बाद देखिए पाठ प्रदान करना यानी कि एस्केप होल्डिंग करना, ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर 3। तो लेव वागोत्स्की जो है बच्चे में जो है ZPD यानी कि पार्ट जो कि एस्केप होल्डिंग होता है उस पर ज़्यादा उन्होंने बल दिया। बच्चे जब कभी भी कोई भी सवाल बनाते हैं, समस्या समाधान करते हैं, उसमें जब किसी भी प्रकार का उसे जब परेशानी होता है तो एक शिक्षक होने के नाते आपका मतलब कि फ़र्ज बनता है कि बच्चे को थोड़ा सा इशारा के माध्यम से या कुछ संकेत के माध्यम से उसे कुछ हेल्प किया जाए। तो इस तरह से एस्केप होल्डिंग को सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेव वागोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सोच। तो लेव वागोत्स्की के द्वारा जो बताना है कि उसने जो भी प्रस्तावित किया उसके अनुसार सोच। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान स्वनिर्मित की जाती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान स्वनिर्मित की जाती है। बिल्कुल सही बोला जा रहा है इसमें ऑप्शन नंबर 1। तो लेव वागोत्स्की ने यह प्रस्तावित भी किया है कि बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति के बीच जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है तो सहयोग पर जोर दिया है। मतलब कि बच्चे जो है सहयोग एक दूसरे के हेल्प से चीज़ों को ज़्यादा मतलब कि अंतःक्रिया के दौरान सीखते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डैश कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति ज़रूरतों की क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो क्वेश्चन है कि डैश कक्ष में बच्चे जो है सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपने गति ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो किस प्रकार का कक्ष होना चाहिए, प्रगतिशील, शिक्षक केंद्रित, व्यवहारवादी, पाठ पुस्तक केंद्रित। देखिए चौथा में पाठ पुस्तक केंद्रित कभी भी होगा ही नहीं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित ये भी होगा ही नहीं। उसके बाद व्यवहारवादी है, प्रगतिशील है। तो प्रगतिशील आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो प्रगतिशील कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार करते हैं और वे अपने गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, जो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है। तो उसके अनुसार जो है बुद्धि मतलब कि व्यक्तियों में किस प्रकार पाया जाता है आपको बताना है। फर्स्ट है सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। उसके बाद एक निश्चित IQ होती है जो जन्म के समय तय होती है। क्या बच्चों में एक ही IQ होता है, वह सभी बच्चों में जन्म के समय ही तय होता है, ये तो गलत ही हो जाएगा।
मतलब कि बच्चे में सभी बच्चे समान रूप से जन्म लेते हैं। ये नहीं कि बच्चे जो है जन्म के साथ ही बुद्धि, मतलब कि किसी के अंदर ज़्यादा बुद्धि होती है, किसी के अंदर कम होती है, वह जन्म के समय वह तय नहीं होता है। उसके बाद अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि जो है बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में और विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमता होती है। सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि और अलग अलग मात्राओं में मतलब कि पाई जाती है। ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक है। तो बालक एवं बालिका की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित करती है और नियंत्रित करती है। यह प्रत्यय का समर्थक कौन करता है, इस स्टेटमेंट का जो है सपोर्ट कौन करता है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, भाषा संज्ञानात्मक मतलब है यहाँ पे, तो भाषा संज्ञानात्मक से कौन रिलेटेड है? तो लेव वागित्स्की साहब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है? तो बच्चों में जो है जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर की जो भूमिका की जो अनुरूपता है उसको कम करने के लिए निम्न में से कौन सी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी युक्ति होगा, आपको बताना है। फर्स्ट है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था। यदि उसमें जेंडर वाइज यदि हम लोग बैठने की व्यवस्था कर देंगे, क्या उस चीज़ को कमी आएगा? कभी नहीं होगा। जेंडर विशिष्ट भूमिका पर ध्यान देना, ये भी नहीं होगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर वाइज लड़का ये खेल खेलेगी, लड़की अलग खेल खेलेगी, उससे भी क्या होगा, इस चीज़ में कमी नहीं होगा। जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा, बिल्कुल सही बात है। जिस चीज़ों से मतलब कि जेंडर वाइज जो है असमानता देखी जाती है, लड़का लड़की में फ़र्क किया जाता है, ऊंच नीच में भेदभाव किया जाता है, उस चीज़ पर, जिस चीज़ के कारण भेदभाव किया जाता है उस पर हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है, तभी उस चीज़ में क्या होगी, कमी आएगी। तो जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर क्या होगा, चर्चा करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए जो है उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियाँ करनी चाहिए। तो सही बात है, सीखने सिखाने के दरमियान जो है हर बच्चे में एक उपयुक्त प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चे के संलग्न करने के लिए विविध प्रकार की गतिविधियाँ, यानी कि अलग अलग प्रकार की जब एक्टिविटी कराएंगे तो उससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन एकमात्र तरीका होनी चाहिए। तो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा है, उसमें जो स्मरण आधारित, मतलब स्मरण आधारित क्या हुआ, किसी भी चीज़ को याद करने पर या रटने पर उस चीज़ का मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत ही स्टेटमेंट है। उसके बाद है अगला आपका क्या, बच्चे रटकर स्मरण करने में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। बच्चे रटकर, सीटेट में कभी भी इस तरह का आप लोगों को ऑप्शन दिखे या स्टेटमेंट दिखे कि बच्चे रटकर याद कर रहे हैं, तो रटने पर कभी भी जोर नहीं देता। जो एनसीएफ आपका 2005 भी कहती है कि बच्चे को जो है रटाना नहीं है, बच्चे को जो है मतलब कि उस चीज़ों को समझाना है, बच्चों को समझकर मतलब कि उसे अधिगम कराना, ना कि रट कर। इस तरह से आपका यहाँ पे जो है कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। इस तरह से कथन और तर्क दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 यानी कि ए और आर दोनों गलत है, कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्लियर है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे कथन और तर्क में यहाँ पे रटने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन एनसीएफ 2005 कभी भी रटने पर जोर नहीं देती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समावेशी कथन में है कि समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र संबोधित करता है जिसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। बिल्कुल सही बात है। समावेशी का मतलब क्या होता है कि उसमें सभी प्रकार के बच्चे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, यानी कि सभी चीज़ को देखते हुए उसमें समायोजन किया जाना चाहिए। और समावेशी तर्क में देखिए क्या बोला जा रहा है, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक ही सीमित नहीं है,
बिल्कुल सही बात है। ये नहीं कि सिर्फ दिव्यांग बच्चों को कला कक्षा कक्ष में समाहित कर लेना वह जो है समावेशन का लक्षण नहीं होता। समावेशन का अर्थ होता है कि जो मतलब कि अमीर बच्चे होते हैं या गरीब बच्चे हैं उसे भी कक्षा कक्ष में शामिल करना, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उसे भी शामिल करना, या जो मतलब कि जो कमज़ोर है या जो पढ़ने में तेज़ है सभी को एक समान मतलब कि देखना, वही समावेशन का मतलब कि विशेषता होता है। तो इसमें जो आपका कथन भी सही है और तर्क भी सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। कथन और तर्क दोनों सही है। उसके बाद है प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं की विविधता को किस तरह देखना चाहिए। जो प्राथमिक और माध्यमिक जो कक्षा होती है उसमें शिक्षिका को जो विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए। सीखने में अवरोध के रूप में, क्या जो विविधता होती है बच्चों के पास अलग अलग संस्कृति होती है, अलग जाति के बच्चे होते हैं, अलग धर्मों के बच्चे होते हैं, उसमें क्या वह सीखने में अवरोध उत्पन्न करता। बिल्कुल गलत बात है, वह अवरोध उत्पन्न नहीं करता। विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए। कभी भी शिक्षिका को बच्चों में जो विविधता होती है मतलब कि उसे जो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। विविधता को कम करने के लिए मानवीकृत वर्ड आया तो ये आपका गलत ही हो जाएगा। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता का बढ़ावा मिले। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों में जो विविधता देखी जाती है वह जो एक गुण के रूप में देखना चाहिए जो जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिल सके। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्लियर है। उसके बाद अगला है आपका कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं। कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं वो अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक जो वार्तालाप होते हैं उसको संवाद होते हैं उसको करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। अच्छे से बात नहीं कर पाता है या अच्छे से किसी क्वेश्चन को बोल नहीं पाता है, आंसर नहीं दे पाता है। तो यह किस चीज़ का मतलब कि लक्षण होता है। यह स्वालीनता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3। तो स्वालीनता से जो भी बच्चे ग्रसित होते हैं वो बच्चे एक दूसरे से अच्छे से संवाद नहीं कर पाते हैं और अपने क्वेश्चन को किसी के समग्र नहीं रख पाते हैं या आंसर नहीं दे पाते, वह स्वालीनता का लक्षण होता है। तो ऑटिज्म में भी उसी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। तो निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है, आपको बताना है। फर्स्ट है मतलब कि एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके लिए क्या इंतजाम करना चाहिए, वही आपको बताना है। फर्स्ट है कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कक्षा में जो भी बेकार चीज़ें हैं उसे हटा देना चाहिए, ये सही बात है। विभिन्न प्रकार की दृष्टिक प्रस्तुतिकरण, अब बच्चे दृष्टिबाधित है, बच्चे को दिखाई नहीं पड़ता, उसके सामने देखने वाली चीज़ का यदि हम लोग लेके आए तो वह कोई फायदे की चीज़ नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन 2 भी गलत ही है। तीसरा है बहुत से विज्ञापित पत्रक देना। तो बहुत से विज्ञापित पत्रक देना जब बच्चे दृष्टिबाधित है तो इसका कोई लाभ ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत ही होगा। उसके बाद है कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो 1 और 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से जो भी दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उस कक्षा कक्ष में ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है रचनात्मक की एक पहचान विशेषता है। तो आपको बताना है कि रचनात्मक का एक क्या पहचान या विशेषता है, आपको बताना। फर्स्ट है अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने में क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है। अपसारी सोच क्या होता है, यानी कि रचनात्मक जो भी कोई भी बच्चा हम लोग कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रचनात्मक बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है। तो रचनात्मक का अर्थ क्या होता है कि वह मतलब कि अपसारी सोच मतलब कि हमेशा वह नई नई चीज़ों के बारे में थिंकिंग करता है या कल्पना करता है और नए नए चीज़ों का निर्माण करता है। तो वही हो जाता है एक तरह से रचनात्मक बच्चा का विशेषता। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मक आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। मान के चलिए कि एक शिक्षिका है उसमें जो है शिक्षिका जो है अपने कक्षा कक्ष में बच्चों में जो रचनात्मक आकलन करना चाहती है कि कौन से बच्चे में रचनात्मक गुण पाया जाता है। तो उसके लिए मतलब शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए। देखिए बच्चों को जो है कभी भी एक दूसरे के बीच में तुलना नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए कि एक बच्चा मतलब कि जैसे राम है श्याम है तो कहेंगे कि श्याम तुम राम से ज़्यादा तेज है, तुमसे कम मतलब कि राम से तुम कमज़ोर है। इस तरह का वर्ड कभी हम लोगों को बच्चों के सामने नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए जो जब भी हम लोग रचनात्मक आकलन करेंगे या एक शिक्षिका जब रचनात्मक आकलन करेगी तो कभी भी इस तरह का जो है एक दूसरे बच्चों में कंपेयर उसको नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 2 की तुलना करना ये बिल्कुल ही गलत है। अगला आपका सीखना। सीखना क्या है, आपको बताना है कि सीखना क्या है। एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत बात है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। उसके बाद है सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में स्वतंत्र होता, क्या ये स्वतंत्र होता, बिल्कुल गलत बात है, स्वतंत्र नहीं होता। उसके बाद चौथा में देखिए केवल लगा हुआ, इस तरह से ये तो गलत ही होगा। तो देखिए सीखना एक जो व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सीखना कैसी क्रिया है, यह एक व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है और सीखना जो है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़े हुए होते हैं, न कि अलग होते हैं। इसलिए यहाँ पे स्वतंत्र है, इसलिए ये गलत हो रहा है। यदि रहता कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतःक्रिया के द्वारा प्रभावित होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी जो है कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। फर्स्ट है, अपनी जन्मजात योग्यता को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। जो जन्मजात योग्यता होती है क्या बच्चे वह कभी भी बिल्कुल ही उसे नहीं बदल सकता, ये तो गलत है। मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। जो कोई भी चीज़ है मतलब कि हम लोग यदि मेहनत करेंगे तो मेहनत के बल पे उस चीज़ में हम लोग बदलाव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुखी विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को अपनी कक्षा में महारत उन्मुखी विद्यार्थियों को तैयार करना है तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना चाहिए, ये तो गलत ही होगा। विद्यार्थियों के सभी प्रतियोगिता जीतने के लिए देखिए प्रतियोगिता वर्ड जब भी आए तो ये भी आपका जो नेगेटिव ही होता है। सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चों में यदि हम लोग महारत उन्मुखी विद्यार्थी तैयार करना है तो उसे हमेशा जो है रुचिपूर्ण पढ़ाई मतलब कि अधिगम करवाने की ज़रूरत होती है। बच्चे को जो भी हम लोग पढ़ाए, जो भी अधिगम कराए, उसमें उसे जो काफ़ी ज़्यादा रुचि और आनंद का मतलब अनुभूति होना चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति का महसूस करवाना ये बिल्कुल ज़रूरी है, तभी बच्चे महारत उन्मुखी विद्यार्थी बन पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रणाली जो है विद्यार्थी के अर्थपूर्ण तरीके के सीखने में मदद करेगी। फर्स्ट है, ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ना। देखिए पहला ऑप्शन ही यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट है। जब बच्चे को जो है किसी भी चीज़ को बच्चे में पढ़ाना है, किसी भी चीज़ को बच्चे को जब सिखाना है तो उसके जो निजी जीवन होता है, व्यक्तिगत जीवन होता है, रियल लाइफ जो होता है, उससे चीज़ों को जब हम लोग जोड़ के मतलब कि जब हम लोग पढ़ाएंगे, को रिलेट करके पढ़ाएंगे, तभी वह बच्चा में अर्थपूर्ण मतलब कि चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है। तो एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना जो है किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है। फर्स्ट है अधिसंज्ञान कौशल, स्वनियमितता, उसके बाद है विवेचनात्मक सोच, समस्या समाधान, अर्थहीन भेदन और दोहराव। तो ये तो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है। अर्थहीन, जो भी चीज़ अर्थहीन है उसको करा के बच्चे में कभी भी रचनावादी बच्चा नहीं बन पाता। लेकिन ऑप्शन 1, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये चारों कारक जो है बिल्कुल ही मतलब कि बहुत ही पॉजिटिव है और ये एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखने के लिए इस चीज़ों को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा की ज़रूरत है, यानी कि प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद अगला आपका विद्यार्थियों में संप्रदायों की वैकल्पिक संरचनाएं है। तो इसमें से बताना है कि विद्यार्थियों में जो है संप्रदायों के वैकल्पिक संरचनाएं, तो इसमें ऑप्शनों से आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। सजा द्वारा हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित वर्ड आया तो ये निगेटिव हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन, ये भी निगेटिव वर्ड है। शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी निगेटिव है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थियों में संप्रदायों के वैकल्पिक संरचनाएं क्या है, तो विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन यानी कि पॉजिटिव है आपका। उसके बाद अगला है बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे सीखते कैसे हैं वही आपको बताना है। तो बच्चे देखिए प्रयोग और अन्वेषण द्वारा सीखते हैं, सुनकर व बोलकर सीखते हैं, चर्चा व मनन करके सीखते हैं, चीज़ों को बना करके सीखते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे इन सारे चीज़ों में अंतः क्रिया करके ही सीखते हैं, जैसे प्रयोग हुआ, अन्वेषण हुआ, सुनकर, बोलकर, चर्चा करके, मनन करके, चीज़ों को बनाकर व कर इन सारी चीज़ों से द्वारा बच्चे जो क्या करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद अगला है एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होता है जो। तो एक माध्यमिक कक्षा कक्ष मतलब कि माध्यमिक कक्षा कक्ष हो गया कितना, 6 to 8, जो 6 to 8 के जो कक्षा कक्ष होते हैं वह माध्यमिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य कौन सा है। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं, ये तो गलत होगा। मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य है वह क्या होता है कि मध्यम चुनौती को बच्चे क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर है। उसके बाद अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश से जोड़ा जाना चाहिए। अब देखिए कक्षा कक्ष में जो अधिगम होते हैं, सीखने सिखाने की जो क्रिया होती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अर्थपूर्ण बनाना है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है। इसके लिए बच्चों में किस चीज़ को जोड़ के पढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट है अनुशासन व तनाव, ये तो गलत होगा। डर व सजा, ये भी निगेटिव है। उसके बाद उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा वट आया निगेटिव होगा। आनंद व संतुष्टि, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। जब भी बच्चे में अधिगम अर्थपूर्ण बनाना है तो उसे आनंद और संतुष्टि के साथ जोड़ के ही पढ़ाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को पढ़ाना है तो उसके लिए उस बच्चों में रुचि रहना चाहिए उस चीज़ पर। उसके बाद अगला है आपका एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही है कथन। बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं, ये भी कथन सही है, यानी कथन भी सही और तर्क भी सही। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से दोनों यहाँ पे सही है। तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन CDP के कवर कर लिए। तो आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।